हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपन लोग राष्ट्रपति शासन पर चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति शासन पर ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की जो सीरीज चल रही थी, जो डेमो सीरीज चल रही थी, वो आपकी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद अपने लोग पॉलिटी को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन पर अपने लोग अंतिम चर्चा करते हैं। आज ये अंतिम क्लास होगा राष्ट्रपति शासन पर। बाकी इसके मेंस वाले पार्ट को मैं जब पॉलिटी स्टार्टिंग से शुरू करूंगा तब मैं डील करते हुए चलूंगा। ओके, देखिए अभी तक लोगों ने क्या देखा था, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का विस्तार देखा था। उसके बाद हमने देखा था राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति कैसी होती है। उसके बाद देखा था राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है। अब आप लोग हिंट डालिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एसआर बॉम्बे केस ब्रैकेट में लिखे 1994 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। डालिए, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एसआर बॉम्बे केस में 1994 में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को कैसे रोका। पहला पॉइंट लिखिए, न्यायालय के अनुसार मंत्री परिषद के बहुमत का परीक्षण। न्यायालय के अनुसार मंत्री परिषद के बहुमत का परीक्षण। मंत्री परिषद के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, फ्लोर ऑफ द हाउस। सदन के पटल इसको लिखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर किया जाएगा। न्यायालय के अनुसार मंत्री परिषद के बहुमत का परीक्षण संसद के पटल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है एसआर मुंबई में, पहला ही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें, सबसे पहले देखिए एसआर मुंबई थे कौन। एसआर मुंबई जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। क्या थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उन्होंने क्या किया था, मनमाने तरीके से कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करके इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, मंत्री परिषद को भंग कर दिया था। इन्होंने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया एसआर बॉम्बे साहब ने। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो केंद्र सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने जो कर्नाटक के सीएम एसआर बॉम्बे की मंत्री परिषद को जो बर्खास्त किया है, वो गलत तरीके से किया है, वो असंवैधानिक तरीके से किया है। इसी केस में फिर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जो आगे राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र साबित हुआ। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये, जिससे राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग बिल्कुल रुक गया। ठीक है, तो देखिए न्यायालय के अनुसार मंत्री परिषद के बहुमत का परीक्षण किस पर किया जाएगा? सदन के पटल पर किया जाएगा। इसको बोलेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस। ये देखो क्या होता है, देखो जजमेंट से पहले क्या होता था। अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उसमें काफी उठापटक हुई। राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े लीडर हैं, एक सचिन पायलट है, एक दिनेश गहलोत है। ठीक है ना। अब देखिए वहां पर क्या है, वहां पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या थी, बहुत टशन चल रहा था। गहलोत जो सचिन पायलट जो थे वो बीजेपी में जा रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए।
तो वो अपने 10-15 विधायकों को लेकर कहाँ पहुंचे, राज्यपाल के पास पहुंचे। ठीक है, राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से कहा कि हम जो है कांग्रेस के राजनीतिक दल में अविश्वास प्रस्ताव, हम अविश्वास व्यक्त करते हैं। पहले क्या होता था, अब जब ये निर्णय नहीं आया था उससे पहले क्या करता था, केंद्र सरकार क्या करती थी, मनमाने तरीके से राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी, और षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता था, राज्यपाल निभाता था। तो राज्यपाल क्या करता था, फोन करता था, बताता था कि यहाँ यहाँ ये कंडीशन है और सरकार के पास बहुमत है नहीं। मतलब राज्यपाल अपने आप ही कह देता था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और इतने में केंद्र सरकार क्या करती थी, केंद्र सरकार तो ताक में ही रहती थी, विपक्षी दल की सरकार को कैसे गिराए। वो क्या करती थी, राष्ट्रपति शासन लगाकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके और कुछ दिनों के बाद विधानसभा को भंग कर देती थी। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया, पूरी षड्यंत्र के तहत से प्रक्रिया रची जाती थी। ठीक है ना। लेकिन जब एसआर बम्बई केस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोक दिया गया। इसी प्रक्रिया में अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में जब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहला टेन्योर अपना पूरा कर रहे थे, तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत जी थे। हरीश रावत जी ने इसको उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह माना कि जो हरीश रावत में उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने इसको रद्द कर दिया। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उत्तराखंड की जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं होगा तभी आप राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरीश रावत क्या करेंगे, सदन के पटल पर यानी कि विधानसभा में क्या करेंगे, अपना बहुमत साबित करेंगे। और यही किया। हरीश रावत जी ने क्या किया, विधानसभा में क्या हुआ, वोटिंग हुई और जो मेजोरिटी का एक आंकड़ा होता है उससे ज्यादा लोगों ने उनको वोट किया और उनकी सरकार बरकरार रही। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब केवल राज्यपाल के कह देने मात्र से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाएगा। अब क्या होगा, अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो मुख्यमंत्री का क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपना बहुमत साबित करेगा। और कहाँ करेगा, सदन के पटल पर। अब अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कोविड की कंडीशन है तो जरूरी नहीं कि विधानसभा में ही अपना बहुमत साबित करे। ये किसी होटल में भी परीक्षण वोटिंग हो सकती है, लेकिन होगी कहाँ, होगी मुख्यमंत्री के सामने और सारे विधायक मिलकर करेंगे। अब केवल राज्यपाल के कह देने मात्र से यह नहीं होगा कि इस मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, आप राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए। आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, किसी राज्य की विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा, किसी राज्य की विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा, किसी राज्य की विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो। जब संसद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो। किसी राज्य की विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो। देखो पहले क्या होता था, पहले जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा राज्य की विधानसभा को क्या कर दिया जाता था, भंग कर दिया जाता था। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चटमंगनी पटविया वाली कंडीशन थी। इधर राष्ट्रपति शासन लगा, उन्होंने इधर क्या कर दिया, विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा भंग हो जाएगी, फिर से इलेक्शन होंगे। अब क्या होता है कि आप विधानसभा को तभी भंग कर पाओगे यानी कि 2 माह तक राष्ट्रपति शासन की, जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती 2 माह तक तो यह रह सकता है। अब 2 माह में 15 दिन के अंदर आप क्या कर दें, संसद बिल पारित करा लें। आप 1 माह के बाद पारित करा लें, आप 1.5 माह के बाद पारित करा लें। ठीक है ना। तो जब संसद से आप अनुमोदन ले लेंगे उसके बाद ही आप किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। जब तक संसद से अनुमोदन नहीं लेंगे तब तक किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की पावर आपके पास नहीं है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन यानी कि निलंबित अवस्था में रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, केवल संवैधानिक आधारों पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर, केवल संवैधानिक आधारों पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। केवल संवैधानिक आधार पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यानी कि अब राष्ट्रपति आप शासन किसी राज्य में लगाएंगे तो उसके संवैधानिक आधार होने चाहिए, संवैधानिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आप इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे कि कहीं 2 मर्डर हो गए, ठीक है ना, या केंद्र का कोई काफिला जा रहा था किसी ने पत्थर फेंक दिया,
अब आप ये बोल के राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते कि उस राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा खराब है, लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा बेकार है, या कहीं थोड़ा करप्शन बढ़ गया तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ऐसे तो भारत के अधिकांश राज्यों में करप्शन बहुत है, अधिकांश राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो क्या सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन आप लगा दोगे? तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, केवल संवैधानिक आधारों पर ही। अब अगर केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाती भी है तो राज्य क्या करेंगे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, और हाई कोर्ट उनसे जवाब मांगेगा केंद्र सरकार से, भाई आपने किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया है, कौन से इन्होंने संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन कर दिया है, कौन से संवैधानिक उपबंधों के आधार पर ये शासन नहीं चला रहे हैं, आप कम से कम प्रमाणित तो कीजिए। इसीलिए केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने से बचती है। आपने देखा होगा कितना ज्यादा अब कम लगता है राष्ट्रपति शासन। 90 के दशक में राष्ट्रपति शासन थोक के भाव लगाया जा रहा था। ओके, ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए, न्यायालय राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायालय राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायालय राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है और यथास्थिति को फिर से बनाए रख सकता है। न्यायालय राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है और यथास्थिति को फिर से बनाए रख सकता है। इसका मतलब यह है, अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेंगे, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि वो न्याय संगत है, तर्क संगत है, संविधान जो प्रावधान है उसके अनुसार है कि नहीं है, संवैधानिक आधारों पर लगाया गया है नहीं लगाया गया, इन सब की जांच करेगा। और अगर ये आधार सही नहीं है तो न्यायालय क्या करेगा, यथास्थिति फिर से बहाल कर देगा। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, हरीश रावत की सरकार को न्यायालय ने क्या कर दिया था, फिर से जीवित कर दिया, फिर से यथास्थिति बना दी, फिर से हरीश रावत को उत्तराखंड का सीएम बना दिया, फिर से हरीश रावत के मंत्रिपरिषद को जीवित कर दिया। इसी को बोलते हैं यथास्थिति फिर से बहाल कर सकता है। तो ये ऐसा बॉम्बे केस था जो एक लैंडमार्क डिसीजन था राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए। और जब से एसआर बॉम्बे केस आया तब से राष्ट्रपति शासन की घटनाएं आपने देखा होगा बहुत कम हुई। मोदी जी के कार्यकाल में केवल 2 ही बार अभी राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है, एक उत्तराखंड में हुई थी, एक अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, और दोनों में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन को हटाना पड़ा था क्योंकि वो संविधान के आधार पर नहीं था। महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में, वहां पर क्या था, राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा पेचीदा हो गया था, इस वजह से लगाया गया था। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया था, सुबह 5 बजे उठ के अपनी घोषणा को वापस ले लिया था, जब वहां पर एनसीपी ने और शिवसेना ने मिलकर सरकार बना ली थी अच्छे से। ठीक है, तो इस डिसीजन के आने के बाद जो है अब बहुत हद तक राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग रोका जा चुका है और इस डिसीजन के बहुत अपने मायने हैं। हालांकि मैं इस चर्चा को अब यहीं पर विराम करूंगा। राष्ट्रपति शासन की सीरीज आपकी काफी लंबी हो गई और उस पर अपने लोगों ने काफी गहन चर्चा भी कर ली। मैं बस अपने लोगों ने उसमें कोई भी बेसिक चीज को नहीं छोड़ा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अभी आज के लिए राष्ट्रपति शासन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, अब अपने लोग नए सिरे से पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और अब आप लोग क्या कीजिए, बिल्कुल अपने लोग एक अच्छी सी कॉपी लीजिए जिसमें दोनों तरफ ब्लैंक पेज होते हैं और नोट्स बनाना प्रिपेयर कर दीजिए। अपने लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं और मैं एक छोटी चीज आपको बताते हुए चलूंगा। मैं आपको यही समझ के पढ़ाऊंगा कि आप पॉलिटी जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल पहले आपको बेसिक से शुरू करके फिर इस पॉलिटी के हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, हाई लेवल तक, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी का है डील कर ले। मैंने कहा था 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं तो कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आप बनाते हैं। इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर मैं कह दूं 20 से 20 तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी कहना, ये संभव नहीं होता है। 1-2 क्वेश्चन हाईली फैक्चुअल होते हैं तो छोड़ने के लिए एग्जाम में बनाए जाते हैं और आप कभी भी जीवन में उनके पीछे भागिएगा मत। ओके माय डियर फ्रेंड, ठीक है, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपको पॉलिटी में आरंभ से नए डेडिकेशन के साथ, नए जज्बे के साथ। और मुझे पता है कि आप लोग भी उतने ही जज्बे, उतने डेडिकेशन और उतनी जिम्मेदारी, उतनी ऑनेस्टी से पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।